कल हम बताए थे कि अगर घात 2 हुआ तो द्विघात बहुपद है। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को हम बताए थे कि अगर घात 2 हुआ तो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो नहीं है। और ये यहां पे इसको जांच करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए जांच कर लेते हैं प्यारे बच्चों। लिख देंगे जांच करना है, जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण है। जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण है। एक्स क्यू -4x² -x+1 बराबर x-2 का होल क्यूब। x³ -4x² -x+1, ये टूटेगा ये -b के होल क्यूब पे। x³ -2 का क्यूब -3 गुना x गुना 2 इंटू x-2। x³ -4x² -x+1 बराबर x³ -60 -6x इंटू x-2। x³ -4x² -x+1 -x³ +60 प्लस नहीं, अभी गुणा कर लेते हैं। x³ -60 अब -6x² प्लस 12x, सबको एक तरफ लाओ। x³ -4x² -x+1 -x³ +60 प्लस 6x² -12x बराबर 0। कुछ कटेगा देखिए तो, ये कट गया। 4x² 6x² 2x² -x -12x -13x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा बताइए बच्चों। अधिकतम घात कितना आया? अधिकतम घात बराबर, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। इसीलिए द्विघात समीकरण है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। नेक्स्ट, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो स्थिति है इसको द्विघात समीकरण के रूप में केवल बना देना। याद कीजिए, हम लोगों को एक स्थिति आया था 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने वाला। ये किस रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है? खाली द्विघात समीकरण के रूप में। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल है ना? अच्छा, क्षेत्रफल कैसा है? आयताकार। आयत कैसा होता है? जिसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हल। कुछ करना नहीं है, हमें हल नहीं करना है इसको, हमें खाली द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो समीकरण में के रूप में लाने के लिए इसको सबसे पहले इसमें मानेंगे लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। क्या लगता है आपको, क्या माना जाए कि काम हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, इसमें इसको पढ़ो। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से 1 ज्यादा।
अगर हम चौड़ाई मान लिए, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 1 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा? अब लंबाई बराबर बोलिए कितना होगा? वाई कहे लिए लंबाई चौड़ाई के दोगुना यानी कि 2x से 1 अधिक प्लस 1 मीटर। बात समझ में है कैसे हुआ? वो लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल बोलिए कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। लंबाई बोलिए 2x प्लस 1 चौड़ाई x बराबर 528, गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, ये वाला इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में खाली व्यक्त करना था। आ गया, बन गया द्विघात समीकरण। कुछ समझ में आया कि दिक्कत है अभी? अरे बुझा गया? किसको दिक्कत है बोलिए? अरे दिक्कत है कोई? क्रमागत पूर्णांक किसको कहा जाता है? दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। अगर क्रमागत पूर्णांक कहे तो एगो को x मानो तो एगो को x प्लस 1। अगर क्रमागत सम संख्या कहे तो एगो को x मानो तो दूसरा का x प्लस 2 सम संख्या। अगर 5 का विभाज्य कहे, 5 का विभाज्य तो एगो को x मानेंगे तो 5 से विभाज्य तो x प्लस क्या हो जाएगा? अब 5। अंतराल देखा जाता है। ये खाली बोला है क्रमागत, ना सम का बात किया, ना विषम का बात किया, ना किसी गुणज का बात किया। तो क्रमागत यानी कि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 सब क्रमागत संख्या है। कौन सा संख्या है? क्रमागत। लिखेंगे दूसरा का हल। इसमें कुछ करना नहीं है, मानना है। माना पहला क्रमागत पूर्णांक, माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x, माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x। तो चलो बताओ दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत बोला है ना। अगर सम रहता तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाता? x प्लस 2। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार अगर देखिएगा दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो पहला क्रमागत पूर्णांक कितना है? x गुना x प्लस 1 बराबर 306। बात समझ में आया कैसे हुआ? अरे पहला ये है, दूसरा ये है ना। x और x में गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, इधर ला दीजिए। x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा? 0। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत है?
बुझाएगा किसे बनाना? ये द्विघात समीकरण के हल नहीं करना था, केवल द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। अरे हो जाएगा। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कोई रोहन है, उसकी मम्मी जो है रोहना से 26 वर्ष बड़ी हैं। अब यहां पे फिर अगला कॉम्बिनेशन दिया है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए रोहन और उसकी मम्मी का उम्र मानना है, तो मानेंगे, मानना, चलिए बताइए किसका उम्र मानेंगे कि हमारा काम हो जाएगा? रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन का उम्र हम x मान लेंगे तो रोहन के मां का उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 26, क्योंकि उससे 26 साल बड़ी है ना। तो माना रोहन की उम्र, माना रोहन की उम्र बराबर x बरस। तो रोहन के मां की उम्र, रोहन के मां की उम्र बराबर x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? पढ़ो। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद रोहन की उम्र गुणा रोहन के मां की उम्र बराबर 360। कितना साल बाद? 3 साल बाद। रोहन की उम्र और रोहन के मां की उम्र का गुणा करने पर कितना आता है? 300। रोहन की उम्र अभी कितना साल का है? x, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3। रोहन की मम्मी की उम्र अभी कितना है? x प्लस 26, तो 3 वर्ष बाद यहो तो बढ़ेंगी, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। अब बराबर हो जाएगा 300। ये समझ में आया कैसे लिखाया? ये अभी का उम्र का गुणनफल नहीं दिया था, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तबे ना आएगा। तो एक्स में 3 साल जुड़ गया, तो रोहन का 3 साल बढ़ गया। ये इसकी मम्मी का उम्र था तो इसमें 3 साल बढ़ गया। अरे बुझा गया? एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 29 प्लस 3 कॉमन, एक्स प्लस 29 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 87 बराबर 360। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये घटेगा तो कितना आएगा? अरे 6 में से 7 गया, 0 में से 7 गया 3, और ये 15 में से 8 गया 7, 273 बराबर 0। बन गया द्विघात समीकरण आंसर। बोलिए दिक्कत है? आए? अरे यार समझ में कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना जी। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, कितना दूरी तय किया है? 480 किलोमीटर। एक समान चाल मतलब कोई चाल से तय किया। अगर इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता
तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल एक बात जान लो, चाल अगर घटेगा तो समय बढ़ेगा, और समय अगर बढ़ेगा घटेगा तो चाल बढ़ेगा। आपको दिल्ली जाना होगा तो आप अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो मान लीजिए 10 घंटा लगता है। अगर आप 50 से चलिएगा तब बेसी लगेगा ना। अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलिएगा तब 20 घंटा लग जाएगा ना। अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलिएगा तो 5 घंटा में पहुंचिएगा ना। यानी कि चाल अगर घटेगा बढ़ेगा तो समय भी घटता बढ़ता है। चाल घटता है तो समय बढ़ता है, चाल बढ़ता है तो समय घटता है। यहां पे बताओ, कुछ चाल से चल रहा था वो, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम कर देता स्पीड अपना, तो कितना समय लग जाता ज्यादा? 3 घंटा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, बन तो जाएगा। लिखेंगे हल, मानेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है? रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना दूरी है टोटल? 480 किलोमीटर। ये हुआ दूरी, या ये क्या हुआ? तो समय निकल जाएगा। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी हो जाएगा आपका 480 और चाल हो जाएगा x। ये हो गया घंटा। समय उसको असली में कितना घंटा लगा है? 480 बटा x घंटा। अब प्रश्नानुसार लेकर चलेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लगता। यही ना प्रश्न में कहा है कि यदि चाल उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लगता। यानी कि अभी चाल उसका कितना था? x, यानी कि समय बराबर, असली में समय बराबर 3 घंटा बेसी लगता तो 480 बटा x अब प्लस 3 हो जाएगा। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी अब बटा में चाल बराबर 480 बटा x अब प्लस 3। ध्यान देना अब। अरे ये कैसे लिखे, समझ में आ गया? चाल समय में बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो समय कितना लगता है इसको? 480 प्लस 480, ये ना समय लग रहा था पहले, 3 घंटा बेसी लगना गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में। दूरी बढ़ घट रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दूरी नहीं बदल रहा है, दूरी तो उतने है। कितना दूरी है? 480, लेकिन चाल में कमी हो रहा है। कितना? चाल असली में है कितना? x, तो x माइनस 8 बराबर 480 बटा x प्लस 3। ये कैसे लिखे, समझ में आ गया? दूरी वही था, चाल कितना कम हो गया?
8 किलोमीटर, तो दूरी बटा में चाल करेंगे तो समय ज्यादा लग रहा है ना। कितना ज्यादा लग रहा है? पहिल का जो समय था उसे कितने घंटा ज्यादा लग रहा है? 3 घंटा। अरे बुझा गया? अब इसको इधर लाइए, 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x, इसको भी इधर ला दीजिए, -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। मत लाइए उसको छोड़ दीजिए उधर है, बराबर यहाँ 3। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा x माइनस 60 इंटू एक्स, इससे ये कटेगा तो इससे गुणा होगा, ये हो जाएगा 480 x माइनस x से x कट जाएगा, 480 इंटू एक्स माइनस 8, अब बराबर क्या बचेगा है 3। अब ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 x, इससे गुणा होगा -480 गुना 3 8 करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अरे गुणा करो, 0 का 0, 8 8 64, 8 चौका 32, 6 38, 3840, अब बटा में इसके गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या होने हो जाएगा? 3। ऊपर देखो कुछ कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में है, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये ध्यान देना, इसको इधर है तो बाटा में करके हेने लाएंगे तो नीचवा आ जाएगा, गुणा 3 बराबर क्या बच गया है? पता चला कि ये 3 को हेने ला दिए, काहे ला रहे हैं? इसमें कटेगा ही, देखो नहीं तो कॉमन लेना पड़ेगा बाद में। 3 से 3 कम 3, 3 दूनी के 6 और 3 8 24, 1280। अब तिरछा तिरछी गुणा करो तो ये बाटा में कुछ है तो 1 है, तो ये हेने आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यही हो जाएगा आपका आंसर। कहां दिक्कत है कैलकुलेशन में बोलिए? चाल मान ली x, दूरी कितना था? 480, दूरी बटा में चाल करेंगे तो समय निकल गया, असली वाला समय जो लगा था। अब 8 किलोमीटर चाल कम कर दिया गया तो समय इसका बढ़ गया कितना घंटा, यानी कि समय अब कितना लग रहा है? 480 बटा x प्लस 3। समय और फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी तो वही रहा, चाल इसका कितना कम कर दिया गया? x माइनस 60। यहाँ पे ये आया, इसको इधर लेकर गए, ये दोनों का लघुत्तम लिए तो ये इतना आया, और इस तरह से कैलकुलेशन किए तो हमारा मिल गया ये समीकरण। हो जाएगा? अरे बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.2। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहला, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि हम बताए थे कि बहुपद में शून्यक पढ़े थे आप, और इसमें क्या पढ़िएगा आप? मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि को है? 3 गो विधि है। एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि, और एक श्रीधर सूत्र या द्विघाती सूत्र। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विधि पढ़े थे आप, 2 गो था, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि में फिर 3 गो विधि पढ़े थे, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। इसको हल करने का 3 गो विधि होता है। श्रीधर सूत्र, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, आंसर पाइए। दूसरा है गुणनखंड करके, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। किसके द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। द्विघात समीकरण के मूल या शून्य ज्ञात करने की क्या विधि है? 3 गो, गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, द्विघाती सूत्र से या श्रीधर सूत्र से। द्विघाती सूत्र से या श्रीधर सूत्र से। अरे द्विघात समीकरण को हल करने का कौ विधि है? 3 गो। कौ विधि है टोटल? 3 गो, गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर, और द्विघाती सूत्र या श्रीधर सूत्र से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड द्वारा कैसे हल किया जाता है। गुणनखंड द्वारा कुछ नहीं है,
मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड कर दिया जाता है। इस विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरण का गुणनखंड किया जाता है। इसके बाद प्राप्त पदों को शून्य के बराबर करके मूल या शून्य ज्ञात किया जाता है। आप याद कर चीज लीजिए, बहुपद में ऐसा कर चुके हैं। बहुपद में आप गुणनखंड विधि द्वारा ही बनाए थे केवल, तो उसमें आप बना चुके हैं। द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकता है। द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 मूल हो सकता है। अरे जितना घात उतने ना मूल आता है, उतने ना शून्य आता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है, कंसेप्ट आता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब बोलिएगा कि इसका एग्जाम्पल नहीं दिए, अब एग्जाम्पल तुरंत चैप्टर बनवाएंगे तो सब बुझा जाएगा। प्रश्नावली आ गया आपका 4.2। चलिए पढ़िए क्वेश्चन का हेडिंग क्या कह रहा है। गुणनखंड विधि से निम्न बहुपदों का द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कौन से विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। कुछ करना नहीं है। क्या बोल रहा है? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से क्या पूछ रहा है? मूल बराबर व्हाट। गुणनखंड विधि से मूल बराबर व्हाट। चलिए निकालते हैं गुणनखंड विधि से मूल। इसका क्या दिया है? x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 3 को ऐसा तोड़ेंगे कि 10 आ जाए ना, तो कितना पे टूटेगा? x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो, अब ये मत पूछना कि ये कैसे टूटा। अरे इसको 8वां में बताए होंगे, 9वां में बताए होंगे, 10वां में बहुपद में बताए होंगे। अब यही पूछते रहोगे तो तुम पढ़ाइए भैया छोड़ दो। अब ये तुम्हारे बस का बात नहीं। तो तुम पता चला कि 12वां में जाओगे तो ये पूछोगे कि गुणनखंड कैसे बनता है, हमरा नहीं आता है। हाँ तुमको कौन, अब तुम जोड़ से भुला जाओ, तुमको कोई सिखा पाएगा जी? पता चला कि 2 दिन सिखाया गया जोड़, कल घटाव सिखाओगे नहीं तो जोड़ भुला गई, गुणा सिखाओगे नहीं घटाव भुला गई, भागा सिखाओगे नहीं गुणा भुला गई, लघुत्तम सिखाओगे नहीं गिनती भुला गई। लो फिर से आते रहो पीछे। हाँ महत्तम बतावेगा नहीं, कुछ और भुला गई। 10वां क्लास में गई अपन नाम भुला गई। 12वां क्लास में गई, गांव भुला गया अपन। नौकरी करने गया, कंपनी का नाम ही भुला गया। नहीं, आदमी एक चीज ना भुलाता है। किसी का अगर पैसा ले लो, जो तुम्हारा पैसा लेके खा गया, उसको आदमी नहीं भुलाता है। अगर किसी को जिंदगी भर तुम चाहो कि वो याद करते रहे, उसे पैसा मांगो और कभी वापस मत करो। जब जब तनको दिखे ये दमिया हमर 2 रुपये लेके खा गए बा। अरे ये बुझा रहा है ना कैसे हो रहा है? आए चलो हम दूसरा क्वेश्चन पे चैलेंज दे रहे हैं। आप भी बनाओ, हम भी बनाते हैं। अगर आप पहले बना दिए तो हम जान जाएंगे कि आप चीटिंग किए हो। अगर हम पहले बना दिए तो समझ लो कि चीटिंग कुछ की। हम एजा कुछ चीटिंग कर सकते हैं? ऑन कैमरा है रे लिखा। इसे कह दिया तू लोग का जबान नहीं कांपा कहने से पहले। बताओ। अरे ऑन कैमरा है हम जे, सामने ही है। आ बबू गुणनखंड विधि से बनावा जा के बनावा था पहले तो बुझाइए जाइए। अभी ये देखते बनी भइल बड़ा जा तेज बनना में बोला भइल बड़ा जा। हम तो बना देनी अपन। आंसर बन गया तू लोग का? आंसर आंसर आएगा 3 और 5। गलती बा, आंसर गलती बा। एग्जाम चेक करेंगे तब न, हमारा में से मिला के बना रही है।
अगर तुम्हारा आंसर हमारा आंसर के बराबर आएगा तो तू लोग चीटिंग किया है। हो देखो संता 3/2 आइल बा। आ -12 बा ना। चीटिंग चीटिंग। हम जितना पानी नहीं उतने तू कुछ तोहार कैसे आ गइल। ओ बन गइल। तुम्हारा जितना ये इतने आया है ना तुम्हारा आंसर। तुम्हारे जितना मेरा गया। इतना लोग बैठल बनी ईमानदारी से हम को बार देखने कॉपी कोनो के गए हैं। तू लोग का तो सामने ही दिख रहा है। कल यही से मुड़िया ऐसे बनाओ बनाओ तो वही से करना है। देखो किसी चीज में कोई नहीं जीत सकता है। और मोदी जी को कोई बोलने में हरा देगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम ही चुप हो जाते हैं। तूने के कोई से कोला चलो सन्ना बनावा जाए, तीसरा बना दो। बनाओ बनाओ, हम बैठ जाते हैं। तो जब शुरू वाले या लास्ट वाले का गुणा करोगे तो यहां पर √2 में या √2 से गुना होगा तो 2 और 5 दूनी के 10 √2x² आ +5x आ +2x आ +5 √2 बराबर 0। इसमें से केवल x कॉमन, √2x आ +5। इसमें से √2 कॉमन, तो बोलोगे हमें √2 है ये नहीं है, तो √2 है रख दो। देखो √2 का गुणा होता 2 आ जाएगा। अब +5 बराबर 0। गुणनखंड का नियम है कि ये दोनों बराबर आता है। x प्लस √2 और x √2x +5 बराबर 0। x प्लस √2 बराबर 0 और √2x +5 बराबर 0। x बराबर 0 माइनस √2, x बराबर -√2, x बराबर नहीं √2x बराबर 0 - 5, x बराबर -5 / √2। इसीलिए x बराबर -√2 और -5 / √2। आंसर समझ में गया। आप लोग कंफ्यूज खाली √2 को देख करके हो गए होंगे। यहां पर इसको और इसको गुणा करने पर √2 में गुणा हुआ 10 आया। अब 7 को 10 में तोड़ने हैं के लिए 5 2 में तोड़ना होगा ना। हो गया। ये बटा में है तो आप क्या कीजिए कि बटा में सबको कर दीजिए। इससे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0। वो उधर चल जाएगा। 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0 गुना 8। पूर्णांक तोड़िए, इसका गुणनखंड तोड़िए। अब x², जब यहाँ अंक आता है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। 16 एकम 16, -8 को ऐसा तोड़ना है कि 16 आ जाए चर्चा के। तो ये हो जाएगा -4x + 1 बराबर 0। 4x कॉमन, 4x - 1 -1 कॉमन, 4x - 1 बराबर 0। आपके गुणनखंड सही है कि नहीं यही बताता है। ये दोनों बराबर आना चाहिए। दोनों बराबर आ गया तो ये हो गया 4x - 1 और 4x - 1 बराबर 0, या 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 0 + 1, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। 4x बराबर 0 + 1, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो इसीलिए x बराबर क्या क्या आ गया 1/4, 1/4 आ गया। समझ में बुझा किस किस हुआ।
कोई दिक्कत है? इसमें तो दिक्कत ना होना चाहिए, ये समझ में आ गया ना? ये भी तो ऐसे ही टूटेगा। चलो बनाओ, के पहले बनाता है। हो जाएगा तब बोलना है। हमारा हो गया। हो गया ना? अच्छा, कौन नहीं बोल रहा है? अरे बुझा गया? अरे आ गया समझ में? दूसरा का पहला क्वेश्चन, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? दो लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। लिखेंगे दूसरा का पहला का हल। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। आरंभ में पूछ रहा है कि कितने कंचे थे शुरू शुरू में। आरंभ में जॉन के पास कंचे बराबर वाट, और जीवंती के पास कंचे बराबर वाट। आरंभ में जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं? मानेंगे। माना आरंभ में जॉन के पास कंचे बराबर 1। माना आरंभ में जॉन के पास कंचे बराबर 1। अब बता सकते हैं जीवंती के पास कितना कंचा होगा? दोनों के पास टोटल मिला के कितना कंचा है? 45। उसमें से जॉन के पास 1 है, तो इसमें से घटाएंगे तो ना पता चलेगा जीवंती के पास कितना था। तो लिखेंगे इसीलिए जीवंती के पास कंचे बराबर 45 - 1। अब क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार अब दोनों लोग क्या किए हैं? दोनों लोग 5-5 को कंचा भुलवा दिया। दोनों 5-5, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं, भुलवा देते हैं। तब उनके पास बचे कंचों का गुणनफल बराबर कितना हो जाता है? 124। चलिए बताइए, आरंभ में जॉन के पास कितना कंचा था? 1। क गो भुलवा दिया? 5 गो। जीवंती के पास कितना कंचा था?
45 माइनस एक्स, इहो कितना भूलवा दिया 5 गो। तब जो बचलका है उन दोनों को गुणा करने पर कितना आता है, ये समझ में आ गया कैसे लिखे। देखिए मैथ क्या है, मैथ शब्द में जो है उसको समीकरण में लिखना है। बात समझ में आ रहा है, आपके बात को समीकरण में लिखना है। जॉन के पास कंचा था एक्स, 5 को भुला गया तो 5 घटा दिए। जीवंती के पास कंचा था 45 माइनस एक्स, 5 को भुला दिए तो यहू में से 5 घटा दिए। अब दोनों का जब गुणा किए तो कितना आया, कह रहे हैं ना कि दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 124। अब कैलकुलेशन करो इसका, ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 50 माइनस एक्स बराबर 124, या x इंटू 50 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 50 माइनस एक्स बराबर 124। अच्छा हाँ, ये जुटेगा थोड़े नहीं, गलती हो गया है। ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब ये तोड़ गुणा करो, एक्स इंटू एक्स 40 माइनस एक्स और माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124। एक्स माइनस 5, अरे अब क्या एक्स माइनस 5, 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x बराबर 124। सबको उस तरफ करो, सबको उस तरफ करो, इधर 0 हो जाएगा। 124 पहले से है ओने, हाई है नहीं जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा। माइनस 40x, हाई माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, हाई माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 200, हाई प्लस में था माइनस में हो जाएगा 5x, हो जाएगा इतना। अब यहां पे देखो तो क्या क्या बच गया, या 0 बराबर 124 और 200 324 है। एक्स स्क्वायर पहले लिखो, एक्स स्क्वायर 40 और माइनस तो माइनस 45x, हाई 124 और 200 प्लस 324। चलो फैक्टर करो इसका, 0 बराबर एक्स स्क्वायर, ये टूटेगा 36x और माइनस 9x और प्लस 324 पे। अरे ये मध्य पद का गुणा करना है ना, 36x तो 36 में माइनस माइनस से गुणा होगा, प्लस 9 छक्का 54 29 27 5 32, जोड़िएगा तो 45। क्या कॉमन हो जाएगा अब, 0 बराबर x कॉमन, x माइनस 36, अब कॉमन क्या होगा माइनस 9 x माइनस 36, या 0 बराबर x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36। बारी बारी से बराबर कर दीजिए, x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0। x बराबर 0 प्लस 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर 0 प्लस 36, x बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया 9,36। x का वैल्यू कितना आ गया 9,36, दोनों प्लस में आया है ना। अगर एगो माइनस में रहता तो काम हो जाता, तो लिखेंगे इसीलिए आरंभ में जॉन के पास कंचे, आरंभ में जॉन के पास कंचे क्या माने हैं, एक्स, एक्स का मान कितना आया है, तो लिख देंगे 9 या 36, या तो जॉन के पास 9 गो है या नहीं तो 36 गो। तो आरंभ में इसके पास इतना है, तो जीवंती के पास कंचा कितना होगा, जीवंती के पास कंचे, ध्यान से देखिएगा। अब टोटल कंचा कितना था 45 गो, अगर एक भी 9 गो हुआ, अगर एक भी 9 गो हुआ तो एक भी को गो होगा
45 गो 36 गो, या अगर एकरा भी 36 गो हुआ तो ओकरा भी कौ गो होगा? समझ में आ गया किसे हुआ? या तो उसके पास 9 गो है, नहीं तो 36 गो, तो एकरा भी 36 गो है, नहीं तो 9 गो। अरे कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? पूछना है कहीं? बोलो। एक कुटीर उद्योग है। देखो, जैसे अगर आपसे पूछा कोई कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो आप बोलिए कि हम उहे क्लास में पढ़ते हैं जौन हमार वार्ड संख्या है ओकरा में 10 ले भागा दे दीजिए, हम उहे क्लास में पढ़ते हैं। मतलब कुछ अजब जवाब दिया, नहीं समझ में आया? जैसे तुमको से कोई पूछा कि तुम कितना रोटी खाते हो, तो आप बोलो कि जितना आपका आंख है उतने हम रोटी खाते हैं, तो समझ नहीं जाएगा? कौ रोटी खाता है वो? 2 गो ना, बुझाया? और कोई पूछा कि आसमान में कितना तारा है, तो आप बोले कि आपके शरीर में जितना बाल होगा उतने तारा है, कपार में जितना बाल होगा ना उतने तारा है, ना बुझाया? कोई पूछेगा कि आपके पास अकल कितना है, वो आदमी सामने वाला टकला था, तो बोलिए कि आपके सिर में जितना बाल है उतने हमारे पास अकल है। जवाब हो ना गया? वो सोचेगा ना कि हमारा शरीर में तो बाल नहीं के, मतलब एक भी अकलो नहीं खे। बुझा रहा है ना? सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा के जवाब दिया। एको आदमी था चेक करने वाला, वो स्कूल में गया और बच्चों से ऐसे ही बच्चे सब बैठे थे, बोला कि कुछ पूछ ले कौन से, तो प्रिंसिपल बोले कि पूछिएगा, पूछिए। प्रिंसिपल साहब डराते रहन कि ना बताइए तो बेइज्जती हुई, तो बोले कि चलो हम सवाल पूछ रहे हैं, जिसको आ रहा होगा बताओ कि एक एरोप्लेन जो अधिकारी थे बड़ी तेज बन रहे थे अपने आप को, एक एरोप्लेन दिल्ली से 1280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ा, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? एक एरोप्लेन 1280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से अमेरिका के लिए उड़ा, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? चलो बताओ। तो वो बोला कि सर आपकी उम्र 46 साल है। एक लड़का था, उसमें बेवकूफ लड़का था, वो खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, तो प्रिंसिपल बोले कि तू बताई बेरे, तू चुप, इशारा कर दे, बैठ 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 बैठ, बेइज्जती करो बे। तो बोला कि नहीं सर हम बताएंगे। वो बता दिया 46 साल, और ये सही जवाब था। तो अधिकारी बोला कि वाह कितने ब्रिलियंट लड़के बैठे हैं आपके क्लास में, कैसे बताए बाबू? तो बोला कि सर हमारा गांव में एक आदमी है, वो आधा पागल है, और ओकर उम्र जो है 23 साल है। हम ओकरा में 2 से गुणा किए हैं क्योंकि वो आधे पागल था। हम ओकर उम्र से अनुमान लगा लिए कि आपका उम्र 46 साल होगा, क्योंकि अब पूरे हैं। एक कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग किसको कहा जाता है? गांव में नहीं होता है, जैसे कुटीर उद्योग अभी दिया हुआ का उद्योग चलेगा, तो कुटीर उद्योग है, कुछ खिलौना बनता है। एक दिन बोला गया कि हो एगो खिलौना का दाम कितना है, तो कुटीर उद्योग बोला, जवाब का दिया कि एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है, बोला कि देखिए हमारे एगो खिलौना का दाम कितना है, 55 में से वो दिन जितना खिलौना बनल बा उतना घटा दीजिए, जो आएगा वही एगो खिलौना का दाम है। बात समझ में आ गया क्या कर रहा है? जैसे कि 10 गो खिलौना बनाया होगा, तो 55 में से क्या घटा दीजिए? 10, यानी कि 45 रुपए एगो के दाम है। 20 गो खिलौना बनाया होगा, तो 55 में से क्या घटा दीजिए? 20, तो यानी कि 35 रुपए एगो खिलौना का दाम है। सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है, ऐंठ के घुमा फिरा के जवाब दिया।
हमें अब हमको काम पे लगा दिया गया कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। अब संख्या ज्ञात करेंगे तब ना खिलौनों का दाम निकलेगा। चलो हम लोग क्या करेंगे, हम ही नहीं है कि अबर दुबर बाई जा। अच्छा सीधा सीधा मुंह से कहीं में डर लगत रहे। क्या ज्ञात करना है बताओ? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। क्या ज्ञात करना है? उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर व्हाट। उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर व्हाट, यही ना पूछ रहा है। चलिए बताते हैं, मानेंगे। माना उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। माना उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि उस विशेष दिन कितना खिलौना बना है? x। तो उस दिन, इसीलिए प्रत्येक खिलौने का लागत। एक बात ध्यान देना, प्रत्येक कहने का मतलब होता है एक। जैसे प्रत्येक कलम का मूल्य 3 रुपया है, प्रत्येक मतलब एक एक कलम का मूल्य कितना रुपया है? 3 रुपया है। प्रत्येक कलम का मूल्य 5 रुपया है, मतलब एक कलम का दाम कितना रुपया है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य लागत कितना होगा? चलो बताओ। वो दिन को खिलौना टोटल बना है, तो लागत एक खिलौना का कितना आएगा? अरे 55 में से घटा दो जितना बना है उतना, तो कितना हो जाएगा? 55 माइनस x रुपया। ना समझ में आया? अरे क्या कह रहा है कि ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। तो x बना है, 55 में से x घटा के खिलौने का दाम निकाल लिए। वो दिन टोटल कितना पैसा के खिलौना बना था? 750 रुपये का। टोटल को खिलौना बना है? x। एक खिलौने का दाम कितना है? 55 माइनस x। और टोटल पैसा कितना लगा है? 750। खिलौना का संख्या कितना है? x। टोटल खिलौना को है, एगो लागत कितना बना है, एगो खर्चा कितना आया है? 55। तो ये दोनों का गुणा जब करेंगे तो 750 आएगा। अरे टोटल ही संख्या हो गया, हाई हो गया एगो का लागत, तो दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा ना। लिखेंगे प्रश्नानुसार उस विशेष दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों की लागत। कुल खिलौनों की लागत कितना है? 750 रुपया। टोटल को खिलौना बना है? x। एगो खिलौना का दाम कितना है? 55 माइनस x, अब बराबर क्या हो जाएगा? 750। x से गुणा कीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। सब उधर लेके चले जाइए, 0 बराबर 750। आई उधर जाएगा तो माइनस 55x आई प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सही से मानक रूप में लिख दीजिए। करेगा या 0 बराबर 750, नहीं कैसे लिखाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 हो जाएगा ना इतना। अब इसका फैक्टर करेंगे
जीरो बराबर एक्स स्क्वायर, जैसे पूछेंगे वही बताएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750, या जीरो बराबर x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30, या जीरो बराबर x माइनस 25 और x माइनस 30, या जीरो बराबर, नहीं अब का जीरो बराबर x माइनस 25 बराबर जीरो, x माइनस, अरे बराबर करेंगे ना जीरो के, x बराबर जीरो प्लस 25, x बराबर हो जाएगा आपका 25, x बराबर जीरो प्लस 30, x बराबर कितना हो जाएगा 30, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 25 कॉमा 30, यानी कि उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की कुल लागत बराबर 25 रुपया, ना संख्या बोला है ना, खिलौनों की कुल संख्या बराबर 25 या 30, या तो उस दिन 25 को बनाया है और नहीं तो 30 को, दोनों में से कोई एक को बनाया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलिए, अरे क्या दिक्कत है बोलो। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो को संख्या है ना, लिखेंगे हल। क्या पूछा है बोलिए? बोला है दोनों संख्याएं बराबर व्हाट, दोनों संख्याएं बराबर व्हाट। चलो हम तुरंत इसको देंगे बनाने के लिए। माना पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? चलो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा इसका? अरे दो गो संख्या का जोड़ने पर कितना आता है? एक गोकरा में से कितना हो गया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x ना होगा, दोनों संख्या गया। अब दोनों को गुणा करने पर कितना आता है 182, लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस x बराबर 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, सब उधर चला जाएगा, जीरो बराबर 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। मानक क्रम में लिख दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। चलिए कितना पे टूटेगा ये आए? कितना 13 और 14 है, जीरो बराबर, देखिए ध्यान से अब
ये हाँ माइनस में है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x और प्लस 182। अरे जोड़ने पर आना चाहिए -27 और गुणा करने पर आना चाहिए 182। अब ये हो जाएगा या 0 बराबर x कॉमन x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन x माइनस 13, 0 बराबर x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 14, x बराबर 14, x बराबर 0 प्लस 13, x बराबर 13 लिखेंगे। इसीलिए x बराबर 14 या 14,13 तो लिखेंगे इसीलिए पहली संख्या देखिए तो क्या माने हैं, एक से ना माने हैं, तो पहली संख्या एक्स माने हैं। एक्स का वैल्यू कितना आया है 14 या 13, तो दूसरी संख्या क्या माने हैं, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या देखो माने हैं 27 माइनस एक्स, तो 27 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, और 13 घटाएंगे तो कितना आएगा। पहली संख्या या तो 14 है नहीं तो 13 है। अगर पहला संख्या 14 है तो दूसरा 13 है, और पहला संख्या 13 है तो दूसरा 14 है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आ गया समझ में, समझ में आया कैसे हुआ ये, बोलिए दिखा था कोई। नेक्स्ट, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182। हमको लगता है क्वेश्चन गलती है ये, कितना 365। अच्छा, दो क्रमागत धन पूर्णांक है ना, क्रमागत है ना, लिखेंगे हल। क्या पूछा है, पूछा है दोनों क्रमागत धन पूर्णांक, दोनों क्रमागत धन पूर्णांक बराबर व्हाट, दोनों क्रमागत धन पूर्णांक बराबर व्हाट। मानिए, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x। चलिए बताइए दूसरा क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो। अरे क्रमागत है तो x प्लस 1 है ना होगा, x प्लस 1। अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग 365 है। दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर 365, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365, या एक्स स्क्वायर, ये टूटेगा एक्स प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। समझ में कैसे टूटा ये, इसको इधर लेके चले जाइए, चाहिए जोड़िए, देखिए एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर लाइए माइनस 365 बराबर क्या हो जाएगा इधर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0, ये 2 होने चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0/2। चलिए इसका गुणनखंड अपने से कीजिए तो अभी
यहां पे जो हम कॉमन निकाले थे वो जानबूझ के गलती करके गए थे। यहां पे 182 होना चाहिए था, क्योंकि 2 से भगा देंगे तो इतना ना आएगा। अब यहां पर ये टूटेगा 13 14 में, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x अब माइनस 182 बराबर 0, या x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 प्लस 14, x बराबर 0 प्लस 13, x बराबर 13, x बराबर 0 माइनस 14, x बराबर माइनस 14, x बराबर माइनस। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था हमारा धन पूर्णांक था, ये ऋण पूर्णांक आ गया, तो इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल हो गया? क्योंकि हमको धन पूर्णांक निकालना था, ऋण पूर्णांक नहीं, तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया? केवल 13। तो इसीलिए पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक बराबर x, अब बराबर क्या आ गया? 13। तो दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा? दूसरा धन पूर्णांक बराबर, नहीं y कहां से, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 का बराबर क्या आ जाएगा? ये 14 बराबर क्या आ जाएगा? 14, यानी कि दोनों धन पूर्णांक, दोनों धन पूर्णांक बराबर आ गया 13,14। दोनों धन पूर्णांक कितना कितना है? 13,14 है। दोनों धन पूर्णांक कितना कितना है? 13,14। आ गया समझ में कैसे बना? हैं? अरे बुझा गया कैसे हुआ ये? अरे बोलो ना जी, कैसे बोलो? लगता है कहता एकदम मुंह में बोलता है सब। अब पीटना पड़ेगा तू लोगों को, हमको लगता है। एक समकोण त्रिभुज का, अभी तुरंत बताए हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और पाइथागोरस पर में पढ़े हैं आप लोग, सब लोग पढ़े हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है ना इतना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार होता है और ऊंचाई को ही लंब कहा जाता है। ऊंचाई को क्या कहा जाता है? कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है 5वां नंबर क्वेश्चन में? बोलिए क्या पूछा है? कर्ण दे दिया है, कर्ण दे दिया है, अन्य 2 भुजाएं पूछ रहा है ना। तो कर्ण के अलावा अन्य 2 भुजा में से एगो लंबाई लंब कहलाता है, एगो क्या कहलाता है? आधार। नहीं तो एगो आधार कहलाता है, एगो ऊंचाई कहलाता है। तो क्या पूछा है? त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर वाट और त्रिभुज का ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई बराबर वाट। त्रिभुज का आधार बराबर वाट और त्रिभुज का ऊंचाई बराबर वाट मानेंगे। चलिए बताइए क्या माने, आधार माने कि ऊंचाई माने? पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊंचाई आधार से 7 कम, ऊंचाई आधार से 7 कम, तो माना त्रिभुज का आधार, माना त्रिभुज का आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बता सकता है कोई कितना होगा? x - 7। क्यों? क्योंकि 7 कम है ना,
x माइनस 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई आधार से 7 कम है। कर्ण बराबर क्या दे दिया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का कर्ण। त्रिभुज का कर्ण कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हम बताए हैं ऊंचाई को ही लंब कहा जाएगा, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना है x स्क्वायर, कोण कितना है 13 का स्क्वायर। ये कैसे लिखे समझ में आ गया। अरे अगर आप ये लिख दिए तो आपसे बन गया। यही तो मेन है, इसी को तो लिखना है कि इतना खींच के इसको लिखना है। ये लिखने के बाद इसका हल करके x का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 7 प्लस 7 का स्क्वायर बराबर, नहीं प्लस एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 दूनी के 14x प्लस 7 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये घटेगा तो 9 में से 9 गया 0, 4 में से 6 में से 4 गया 2, माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा 2 कॉमन। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर, अरे टूटेगा ना, 12 में से 5 गया 7 और 12 5 60। ये 2 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में। x एक कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12, ये 0 से भागा देंगे 0, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 5, x बराबर माइनस 5, x बराबर 0 प्लस 12, x बराबर 12। देखिए अब यहाँ पे कौन वाला नहीं होगा, इसमें माइनस वाला नहीं होगा। क्यों, आधार माने हैं x, x का माने को माइनस 5 आया को 12 आया। कभी भी किसी भी त्रिभुज का, किसी भी भुजा का लंबाई माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में नहीं होता है तो क्या लिखा जाएगा इसको, नॉट पॉसिबल। तो x बराबर क्या आ गया आपका 12, x बराबर क्या आ गया 12। तो यानी कि त्रिभुज का आधार क्या माने हैं x, अब बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये होगा 12 माइनस 7 बराबर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये भी आंसर, ये भी आंसर आ गया समझ में। और बुझाया किस किस बना, बोलो। नेक्स्ट, कुटीर उद्योग वाला फिर आ गया जी ना, ऐसा ही कुछ वो भी घुमा के दिया है, सीधा सीधा जवाब ही नहीं देता ही, ये जवाब जब देता है घुमाइए के देता है, हैं? कुछ चीज को सीधा मत करो, घुमाले छोड़ दो, जैसे जलेबी, उसको घुमाल रहे उसे ही खा जाओ। चाउमीन, उसको सीधा करोगे तो सीधा होगा कहियो, पता चला सीधा करने में जलेबी से
किस चीज को सीधा मत करो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि निर्माण किए गए प्रत्येक का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। वो तो घटाने से आ जा रहा था। एकर देखो लागत जो है उस दिन जितना निर्माण हुआ है उस संख्या के 2 गुना से 3 बेसी है। उस दिन निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए। देखिए छुआ में क्या क्या पूछा है, पहले लिख न लो। पूछा है निर्माण किए गए। अच्छा उस विशेष दिन ना, उस विशेष दिन बुढ़वा तनका नीचे रहता ना, ठीक रहता ना। हैं नीचे उतार के रखेगा। का हाँ निर्माण किए गए। क्या पूछ रहा था जी? निर्माण किए गए उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर वाट। और पूछा है कुछ हो, प्रत्येक नग की लागत बराबर वाट। प्रत्येक नग की लागत बराबर वाट, यही ने पूछा है। मानेंगे माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर क्या मान लिए हम? x। और देखो प्रत्येक नग का लागत कितना होगा। प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस विशेष दिन ओह दिना के बर्तन बनल बा टोटल x। बर्तनों की संख्या कितना है? x के 2 गुने से 2x 3 बेसी है प्लस 3 रुपया। समझ में आ गया किसे लिखे? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 बेसी हो गया। लिखेंगे प्रश्नानुसार उस विशेष दिन का कुल लागत टोटल कितना खर्चा हुआ है? 90 रुपया। कौ गो बर्तन बना है वो दिना? एक गो बर्तन में कितना खर्चा? 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा ये? 90। ये कैसे लिखे समझ में आ गया? अरे वो में x बर्तन बना है, कौ का रुपया लगता है एगो में? 2x प्लस गुणा करो 2x स्क्वायर अब प्लस 3x बराबर ये नहीं आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। 9 दूनी के 18 12 15 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। और हम याद करके ना आए हैं, तो वो लोग 3-4 बार बना लोगे ना तो एक और से बेसी जल्दी बनाओगे। हम सही बता रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते हो क्या करते हो? बत्ती नहीं मानते हो। एक 2 पागल था, अब बतिया रहा था दोनों कि डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने से पहले मरीज को बेहोश क्यों कर देते हैं। बड़ा घोर मुद्दा पे बात कर रहा था वो लोग, कैसा अन्याय है। वो लोग बेहोश करके क्या करता था? ये जवाब दिया, जानते हो क्या बेहोश करता है? कहीं मरीजवा ऑपरेशन करे सीख जाई तो डॉक्टर के तो दुकाने पर करा दी। तो ये बात बोल रहा है ना, कहीं कैची उची से काटे सीख जाई कुछ हो तो वो दुकान ना बंद करा देगा बेचारा के। तो वही हाल है। लेकिन अरे तू लोग सीख जाओ, तू लोग ये नहीं सोच के सीख रहा है
कि कहीं हम मैथ बढ़िया से बनावे सीख नहीं। तो सर जी के पढ़ावले खत्म हो जाई, ऐसा सोच रहे हो? सोच रहे हो इसीलिए ना पढ़ते हो का? ओ, धन्य हैं आप लोग, और धन्य हैं हम जो आप लोगों को बता रहे हैं। ना ना मत सीखिए सन, मत सीखिए सन, उतना मत सीखिए सन, पास बर खाली सीख जिए सन बस। अरे मूर्खा सब, तो उनके सीख न लसरे, हमारा फेरा में का पड़ल बड़ा सन। ओ नहीं था, है नॉट पॉसिबल होगा ना? काहे नॉट पॉसिबल होगा? माइनस में आया है या संख्या है, संख्या पॉइंट में थोड़े ना होता है। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 6 लिखेंगे। इसीलिए उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर एक्स माने थे, और एक्स का वैल्यू 6 आया है। और लागत जो है माने हैं 2x+3, यानी कि 2 × 6 + 3, 6 दूनी के 12 + 3 यानी कि 15 रुपया। कोई दिक्कत? बोलिए, प्रेम से बोलिए।